नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से रखी है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार दैनिक अखबार की। जी हां, सनमार दैनिक अखबार ने जिस खबर को सबसे पहले पेज पे प्रमुखता दी है, आप देख सकते हैं, नहीं मिलेंगे 2 से अधिक घाट, बालू घाटों की बंदोबस्ती की सीमा निर्धारित, बिहार बालू खनन नीति 2019 में होगा संशोधन, सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन, खत्म किए गए पदों पर होगी अमीनों की तैनाती, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की निविदा प्रक्रिया में संशोधन, सरकार ने बालू माफियाओं पर लगाम लगाने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन करने का फैसला किया है। अब जिलों में 2 बालू घाट अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बालू खनन के लिए बंदोबस्ती की जाएगी। कोई कंपनी, सरकारी संस्था अथवा कॉन्ट्रैक्टर एवं जिले में 2 बालू घाट अथवा 200 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए ही बालू खनन की बंदोबस्ती ले सकेंगे। कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में जिले में विभिन्न नदियों को अलग अलग इकाई के रूप में चिन्हित करने का फैसला किया है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा नीतीश कैबिनेट में कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बालू की समस्या। जी हाँ, बालू की समस्या आए दिन बिहार में देखने को मिल रही थी। हमें हर जगह ब्लैक मार्केटिंग का धंधा बढ़ते ही चला जा रहा था। इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने इस पर फैसला लिया और नीतीश कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई। और अब देख सकते हैं साफ जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि बालू घाटों की बंदोबस्ती की सीमा निर्धारित, बिहार बालू खनन नीति 2019 में होगा संशोधन। अब इसमें संशोधन भी किया जाएगा। तमाम ब्लैक मार्केटिंग के जो धंधे हो रहे हैं, इस पर नीतीश कुमार ने पहले भी पहल किए थे, लेकिन रिजल्ट जो परिणाम सामने आए थे वो उस तरह के नहीं थे। उसको लेकर नीतीश कुमार ने नीतीश कैबिनेट में फिर से फैसला हुआ और इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई है, तमाम तरह की बातों को रखा गया है और इस पर निर्देश भी दिया गया। और अब बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग का धंधा दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा था। राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सिपाही भर्ती में 1% का आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में पुलिस पदों की नियुक्ति के लिए बड़ी वैकेंसी आने वाली है। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 1% आरक्षण मिलेगा। जी हाँ, सिपाही नियुक्ति में, सिपाही प्रक्रिया नियुक्ति में उन्हें 1% का आरक्षण मिलेगा। बड़ी खबर है, खास खबर है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में चर्चा करते दिखे थे। उन्होंने इस पे भी 19 प्रस्ताव पर, अगर साफ तौर पे कहा जाए तो 19 प्रस्ताव पे कर मुहर लगी है और उसमें से ये 2 अहम है। 19 आईपीएस का तबादला। सरकार ने चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस महकमे से कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत 19 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें कई आईजी और डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। गृह विभाग ने इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार आईजी पुलिस मुख्यालय नैर हसैन खान को आईजी प्रोविजन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बिहार में आए दिन क्राइम का रेट बढ़ते जा रहा है। पुलिस तमाम तरह की कोशिश प्रयास कर रही है। सरकार की भी निगाहें अब इस क्राइम के स्तर को लेकर बनी हुई है। नीतीश कुमार भी विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते दिखाई दे रहे हैं, काम करते दिखाई दे रही है और पुलिस ने भी अपना कमर कसा है कि किसी भी तरह से अपराध पे रोक लगाया जाए। लेकिन उनके तरफ से पहल तो तमाम तरह की जा रही है, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहा है बिहार वासियों को, क्योंकि बिहार में आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। फिर से पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर आई है कि उन्होंने 19 आईपीएस ऑफिसर का तबादला किया है। विधि व्यवस्था को लेके बड़े बड़े और अच्छे कार्य करने वाले अफसरों को लाया गया है। अब देखना होगा कि तबादले के बाद भी क्या बिहार की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी बिहार में बनी हुई है क्राइम को लेकर वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार भी इस पे पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी कर रहा है, लेकिन क्राइम पे कोई कंट्रोल अभी पाया नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध हटाने से एससी का इनकार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि
राज्य की स्थिति संवेदनशील है और सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए। शीघ्र अदालत ने मंगलवार को एक याचिका सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को राज्य की स्थिति को समान बनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तरह तरह की पाबंदियों को लेकर आवाज उठ रहे हैं, लेकिन इस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि सरकार को अब इस पर समय देना चाहिए, क्योंकि अभी के जो हालात हैं वो संवेदनशील है, वो काफ़ी बेहतर हैं। और इस तरह की जितनी भी बातें सामने आ रही है वो बिल्कुल जिस तरह की पाकिस्तान धमकियां दे रहा था, इन सब को लेकर उस तरह के कुछ अनुच्छेद 370 हटने के बाद देखने को नहीं मिल रहा। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है और किसी भी हालात को बेहतर करने के लिए सरकार को कुछ समय मिलना चाहिए। यह आवश्यक है, उन्हें समय देना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये कदम अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की तारीफ करते बने। राहुल ने मांगी कश्मीर में लोगों से मिलने की इजाज़त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के विमान भेजकर राज्य की स्थिति का मुआयना करने के लिए आमंत्रण को ठुकराते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें विमान नहीं चाहिए, बल्कि वह सिर्फ यह चाहते हैं कि उन्हें राज्य के लोगों से मिलने की इजाज़त मिले। श्री गांधी ने कहा है कि वह विपक्ष के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जायजा लेंगे। देख सकते हैं कि राहुल गांधी सत्यपाल मलिक से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, प्रतिनिधिमंडल, हम लोग सब मिलकर कश्मीर का जायजा लेना चाहते हैं। बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या 219 पहुंची। बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण अन्य राज्यों में भी कई लाख लोग पीड़ित। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन की घटनाओं से मरने वाले की संख्या बढ़कर 219 हो गई है, जबकि 108 अन्य लापता हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ की समस्याओं से, आपदा, प्राकृतिक आपदा से दिन पे दिन मृत्यु दर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोगों की मरने वाले की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अब 219 तक पहुंच चुकी है ये संख्या। साथ ही अन्य राज्यों में, आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहां भी लाखों लोग इस आपदा से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह से सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, उन्हें वहां पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती है, सरकार के बस में भी नहीं होती है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार भी पहल करते दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपदा का कहर है, जो प्रकृति आपदा का कहर है, उससे लोगों की मरने की संख्या बढ़ते चली जा रही है। और बाढ़ का कहर में जो लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या, वो 219 पहुंच चुकी है। अब नजर डालते हैं दूसरे पेज की ओर। देखते हैं सनमार ने दूसरे पेज पे किस खबर को प्रमुखता से। राजधानी में 17 से हटेंगे, माफ कीजिएगा, राजधानी में 17 से हटेगा अतिक्रमण, कई सड़कों को किया जाएगा वन वे। राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मुकम्मल बनाने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस बैठक में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ट्रैफिक एसपी, डीएम आयुक्त की मौजूदगी रही। राजधानी में 17 अगस्त से अतिक्रमण हटाने को लेकर मेगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। आए दिन राजधानी पटना में जाम की, ट्रैफिक की समस्या हमेशा देखने को मिलती है। ट्रैफिक की समस्या ऐसी कि अगर जाम में कोई फंस जाए तो उसे घंटों वहां से निकलने में लग जाए। इस पे अब साफ तौर पे कहा जाए तो प्रशासन की नज़र बनी हुई है। प्रशासन ने भी कमर कस ली है और देख सकते हैं कि इसलिए एक अहम बैठक, हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें डीएम, डीआईजी, एसपी, ट्रैफिक एसपी, साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त की मौजूदगी रही। और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जिस तरह से राजधानी पटना में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती चली जा रही है, आए दिनों इन समस्याओं से लोग जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समस्या पे कैसे भी काबू पाया जाए, इसलिए मेगा अभियान की शुरुआत साफ तौर पे कहा जाए तो 17 अगस्त से अतिक्रमण हटाने को लेकर मेगा अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत सड़कों पर जितने भी दुकान या जितने भी ऐसे चीज़ें जो रहते हैं जिसके द्वारा ट्रैफिक की समस्याओं को देखा जाता है। आप बात कर ले तो सड़कों पे ऐसी गाड़ियां भी लगी हुई रहती है जिससे ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे दुकान, ऐसे ठेले लगे हुए रहते हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या, इन सब पे अब प्रशासन
नजर डालेगी और अतिक्रमण अभियान का शुरुआत फिर से किया जाएगा और सड़कों की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अब प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही 74 नए पार्किंग जोन बनाएगी निगम। आप देख सकते हैं कि जाम की समस्या में कहीं ना कहीं दिक्कत आम लोगों की भी है, क्योंकि आम लोग सड़कों पे ही गाड़ियां खड़े छोड़ चले जाते हैं, उससे भी जाम की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यह भी खड़ी होती है कि जाम की समस्या इसलिए भी खड़ी होती है क्योंकि राजधानी पटना में पार्किंग प्लॉट बहुत कम ही जगहों पे है, पार्किंग की उत्तम व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर आम लोग सड़कों पे ही गाड़ियां लगा देते हैं, इससे जाम की समस्या आए दिन बढ़ते चली जाती है। लेकिन अब इस पर नगर निगम की भी नज़र गई है और उन्होंने फैसला लिया कि 74 नए पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जहां पे सहूलियत के साथ लोग अपनी गाड़ियां लगा सकते हैं, वो भी बिना शुल्क के। गांधी मैदान में सुरक्षा का डीएम ने लिया जायजा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा व अन्य इंतजाम का डीएम ने जायजा लिया है। 15 अगस्त को लेकर होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अहम भूमिका दिखाते दिख रही है, क्योंकि गांधी मैदान में हर दिन बड़े बड़े अधिकारी जाकर वहाँ का निरीक्षण कर रहे, जायजा ले रहे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई खामियां देखने को ना मिले। व्यवस्था अगर बात करी जाए गांधी मैदान की 15 अगस्त को लेकर तो काफ़ी बेहतर है, तरह तरह की तैयारियां चल रही है, हर वो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है जिससे समस्या ना हो। एम्बुलेंस तक की भी वहाँ पे सुविधा रखी गई है कि अगर किसी की भी हालत ख़राब होती है, किसी की भी कोई समस्या सामने देखने को मिलती है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जल पीने की भी काफ़ी उत्तम व्यवस्था वहाँ रखी गई है। बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे जायजा ले रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहाँ पे पुलिस की तैनाती भी की गई है। मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त ने एक अहम बैठक गांधी मैदान में बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बड़े बड़े अफसरों को निर्देश दिया है। वहाँ पे गरिमा मलिक जो कि पटना के एसएसपी हैं, साथ ही कुमार रवि जो कि पटना के डीएम है, इन लोगों की एक अहम बैठक बुलाई जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त ने साफ निर्देश दिया है अफसरों को कि किसी भी तरह की कोई भी खामियां देखने को ना मिले, क्योंकि एक छोटी सी भी चूक बड़ी समस्या को बढ़ावा देने का काम करती है। इसलिए हर चीज़ पर नज़र प्रशासन की बने रहे और हर वो उत्तम व्यवस्था को उपलब्ध कराया जाए जिससे आम लोगों के साथ वीवीआईपी को भी कोई समस्या ना झेलनी पड़े। अब चलते हैं दूसरे अखबार की ओर। अब बात करेंगे दैनिक जागरण की। देखते हैं दैनिक जागरण ने किस खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से रखी है। सबसे पहले देखते हैं किस खबर को दैनिक जागरण रखे हैं। बालू की कीमतों पर सरकार का अब नहीं होगा हस्तक्षेप। देख सकते हैं इस खबर को भी दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से रखा है। सीएम ने नई बालू खनन नीति पर लगाई मुहर, एक व्यक्ति को 2 ही घाटों का ठेका। सलमान ने भी इस खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी थी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रमुखता दी क्योंकि बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने नई बालू खनन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाई गई बालू खनन नीति 1 जनवरी 2020 से प्रभावित होगी। नई नीति में किए गए प्रावधानों के मुताबिक बालू की कीमतों में अब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। देख सकते हैं कि अब जो नए नियम आएंगे उसमें अब सरकार का बालू के कीमतों पर हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि आए दिन बालू को लेकर समस्याएं देखनी पड़ती थी। आम लोगों को इससे जूझना पड़ता था। इन समस्याओं से 600 के बालू 1200 में, मतलब दोगुने रेट में भी बालू मिलते थे। ब्लैक मार्केटिंग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते चला जा रहा था। इन सब को लेकर अब सरकार ने इस पर कमर कस ली, उनकी नज़र इस पर गई और काफ़ी बातों पे मंजूरी मिली है। बालू खनन की 2019 की नीति को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही आप देख सकते हैं सिपाही बहाली में खिलाड़ियों के लिए 1% पद किए गए आरक्षित। जी हाँ, बिहार में सिपाही की वैकेंसी आने वाली है। बिहार पुलिस की तरफ से बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसमें 24,000 सिपाही और 4500 दरोगा की बहाली आने वाली है। उसमें सिपाही बहाली में जो भी बच्चे खेल कूद में रुचि रखते हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल चुके, उन्हें आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, 1% की आरक्षण उन्हें दी जाएगी। मुसलमान भी उसे मानते हैं राम जन्म स्थल, माफ़ कीजिएगा, मुसलमान भी उसे मानते हैं राम जन्म स्थान। अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर मलिकाना हक का मुकदमा
लड़ रहे रामलीला विराजमान की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने भी माना है कि यह राम जन्म स्थल है। हाईकोर्ट ने इस बाबत 2 मुस्लिमों के बयान का हवाला दिया गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सालों से यह लड़ाई चल रही है, अयोध्या को लेकर लड़ाई लगातार चल रही है, अयोध्या जन्मभूमि को लेकर लड़ाई लगातार चल रही है। अब कोर्ट ने भी इस पे अहम कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो केस हफ्ते में सप्ताह में 3 दिन चलते थे, अब उसे बढ़ाकर इसकी सुनवाई 7 दिन कर दी गई है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अब मुसलमान भी अयोध्या को मान रहे हैं कि यह राम जन्मभूमि। इसमें उन्होंने साफ 2 लोगों का नाम लिया है और उन्होंने उसी का एग्जाम्पल देते हुए बताया है। अब रटन तोता नहीं बनेंगे स्कूली बच्चे, किताबों का बोझ भी कम होगा। बिहार में स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर अमल हुआ तो स्कूली शिक्षा में बच्चों को रटने वाला तोता नहीं बनाया जाएगा। बच्चों में आवश्यकता, ज्ञान, मूल, रुझान, हुनर, कौशल, विकास। देख सकते हैं, बड़ी खबर, अहम खबर है बच्चों के लिए। अब उन्हें रटन तोता नहीं बनाया जाएगा, उन्हें ज्ञान दिया जाएगा। तरह तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी जिन्हें रुचि रहती है उन सब चीज़ों पे भी चर्चा किया जाएगा। बच्चों को हर वो ज्ञान मुहैया करवाया जाएगा जिसमें उनकी रुचि रहती है। सिर्फ रटने वाले तोते की तरह उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। पीएमसीएच को 5440 बेड का अस्पताल बनाने का टेंडर जल्द। निविदा शर्तों का संशोधन। पीएमसीएच में पूर्ण विकास योजनाओं में मल्टीनेशनल कंपनियों का होगा प्रवेश। देख सकते हैं, पीएमसीएच के लिए एक बड़ी खबर है। बेड अब पीएमसीएच में लगाए जाएंगे। आज दिन मरीजों को समस्याएं होती थी क्योंकि जगह की कमी थी, बेड कम थे, मरीजों की संख्या पीएमसीएच में ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब इस पर सरकार ने पहल की, सरकार ने सोचा और अब निविदा शर्तों में संशोधन हुआ है और साफ तौर पे कहा जाए तो अब 5440 बेड अब पीएमसीएच में लगाए जाएंगे जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का होगा प्रवेश। बड़ी खबर, अहम खबर है ये। शिवानंद तिवारी के निशाने पर रहे तेजस्वी। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने दूसरे बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में शिवानंद ने कहा कि तेजस्वी जो रास्ता अपनाया हुआ है उसे पार्टी की चुनावी नया कैसे पार लगेगी, यह प्रश्न स्वाभाविक है। देख सकते हैं, महागठबंधन के अगर बिहार में हालात की बात कर ली जाए तो महागठबंधन में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनमें अब दूरियां आने लगी है। बात कर ली जाए, कांग्रेस ने भी अब राजद को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कसूरवार ठहरा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। हालांकि राहुल गांधी इसके पहले जब वो पटना आए थे, उन्होंने अपना भाषण किया था तो उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, विधानसभा चुनाव के लिए भी है। लेकिन अब पार्टियों में दूरियां बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर महागठबंधन के हम की अगर बात कर ली जाए, जो कि घटक दल हैं महागठबंधन के, उनका भी साफ कहना है। अब जीतन राम मांझी ने भी संकेत दे दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 243 सीटों पे अकेले ही लड़ेंगे। 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तो पूरी तैयारी करें, लेकिन महागठबंधन के हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। साफ तौर पे कहा जाए तो अपने ही पार्टी के अपने ही नेता आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई उस पर आरोप लगा रहा है, कोई उस पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में अब जो दिन पे दिन दूरियां बढ़ते चली जा रही है और अब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ कि तेजस्वी जिस तरह का काम या जिस तरह की नीति पे चल रहे हैं उससे स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न खड़ा होता है कि आने वाले विधानसभा में इस तरह से कोई कैसे जीत सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जितनी भी पार्टियां महागठबंधन में तेजस्वी यादव को ही निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की मौजूदगी अब काफ़ी कम देखने को मिल रही है। राजद के सदस्यता अभियान में भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। अगर बात कर लीजिए विधानसभा मानसून सत्र में, उसमें भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं रही थी। इन सब पे सवाल उठ रहा और सब कहीं नहीं कसूरवार तेजस्वी यादव को ही मान रहे हैं। अब देखना यह हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का क्या होता है, कौन किसके साथ रहता है, महागठबंधन में कौन रहता है, महागठबंधन से कौन बाहर जाता है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।